Hey दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज रैपिड रिवीजन। कैसे हैं सर आप सब? कमेंट पे फटाफट बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ, ताकि मैं रिवीजन एकदम धमाकेदार शुरू कर सकूं। फटाफट बताइए सर। वेरी क्विकली लेट मी नो इन द चैट, एम आई ऑडिबल? और फटाफट चैट में गुड मॉर्निंग भी बोलिए, जल्दी जल्दी चलिए। परफेक्ट गाइस, ऑलराइट सर, क्या करने वाले हैं हम लोग आज की क्लास में? आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 11 इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी का रिवीजन करने वाले हैं। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर। सर, ये जो रिवीजन होने वाला है, ये रिवीजन मेरे अल्टीमेट सोल्यूशन नोट से होने वाला है। अगर आपको ये समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप फटाफट इसको रजिस्टर परचेज कर सकते हैं। ठीक है सर। दूसरी आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर, ये जो है ये पूरा का पूरा रिवीजन वीडियो होने वाला है। यहाँ पे ये अजम्पशन लिया जा रहा है कि ये चैप्टर आपने एक बार पढ़ लिया है, पर अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने वीस्मार्ट एकेडमी के चैनल में फॉरेन कंपनी का पूरा 2.5 घंटे का जो मेरा लेक्चर है वो डाल रखा है। वो आप देखोगे तो आपको पूरा 100% कवरेज हो जाएगा। पर आप जो है, अगर चैप्टर नहीं पढ़े हो तो मेरे साथ सुन लेना, शायद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा, सर, क्या जो ट्रांजिशन चैप्टर हुए, जो आपका फॉरेन कंपनी हो गया, फेमा हो गया, एलएलपी हो गया, क्या आप इसका नोट्स हमको दे सकते हो? मैं ऐसे ही थोड़ी अपने आप को योर सीए बड़ी बोलता हूँ यार। इफ यू वांट इट आई विल गिव इट टू यू। तो सर, आपको टेलीग्राम पे जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां मैंने नोट्स अभी तक डाला नहीं है पर मैं डाल दूंगा। वो टेलीग्राम में जा करके आप लोग ये नोट्स ले सकते हो, जहां पे सिर्फ 3 नोट्स का पीडीएफ दिया हुआ है ट्रांजिशन नोट्स के नाम से। वो प्रिंट करवा लोगे तो आपको तीनों चैप्टर हो जाएंगे। सर, इस बात पे लाइक तो बनता है। इस बात पे लाइक तो बनता है। हाँ सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, आप लोग एक बार वो पूरा लेक्चर देखने के पहले मेरा ये लेक्चर देख के कोशिश करना, पर याद रखना ये रिवीजन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सर, मेरे को ये बताओ, व्हाट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया? सर, कितना बड़ा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, पर एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवाऊंगा, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर, फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया क्या है सर? सर, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले 2x42 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से देखो ना कितने क्वेश्चंस आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन के बारे में बात करता है। सर, क्या आप मेरे को बता सकते हो फॉरेन कंपनी का क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी? कैन यू टेल मी व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी? Sir, foreign company means a company. I will tell you, foreign company means a company which is incorporated outside India. Foreign company means a company which is incorporated outside India, which has a place of business in India. आपका इंडिया में place of business है, either by itself or through its agent, either by itself or through its agent, whether physically or through electronic mode, and कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी मैनर। आप किसी भी तरीके से इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी करते हो तो उसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन कंपनी कहेंगे। मतलब फॉरेन कंपनी के लिए दो लेग्स है सर। पहला पहला लेग ये है कि भैया यू शुड बी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। किधर? इंडिया के बाहर। किधर? इंडिया के बाहर। तो वो तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गया ना। हाँ, उन्हीं में से। एंड विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे हो सकता है सर? या तो खुद उसका कोई ब्रांच है, या फिर उसका कोई एजेंट है जो इंडिया में उसके बिहाफ में सेल करता है, क्या फिजिकल मोड से है। फिजिकली मतलब क्या? एक प्रॉपर ऑफिस है। और वर्चुअल ई मोड मतलब क्या? ऑफिस नहीं है सर, इलेक्ट्रॉनिकली उसका प्रेजेंस है। सर, इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंस है, जैसे कि नेटफ्लिक्स। आज नेटफ्लिक्स के बारे में मेरे को बताओ, नेटफ्लिक्स का प्रेजेंस जो है उसका कोई ऑफिस दिखता है आपको कि ये रहा नेटफ्लिक्स का ऑफिस? नहीं सर, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस है। तो सर, फॉरेन कंपनी कैसे भी हो सकते हो आप, फिजिकल प्रेजेंस, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस, ई मोड, इटसेल्फ या एजेंट, किसी भी तरीके से हो सकते हो। सर, एजेंट के थ्रू कैसे? मान लो हार्ली डेविडसन है। हार्ली डेविडसन क्या करता है? अपना यहाँ पे एक बंदा बैठा रखा है और उसका बंदा घर घर जाके हार्ली डेविडसन की बाइक्स बेचता है। बाइक जो बेचता है हार्ली डेविडसन का प्रॉपर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, और यहाँ पे बिजनेस तो कर रहा है ना, तो सर वो भी क्या बन जाएगी? फॉरेन कंपनी बन जाएगी। सो हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू इट्स एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, एंड कैरीज ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इन एनी मैनर। किसी भी तरीके से बिजनेस एक्टिविटी करोगे तो क्या माना जाएगा? प्लेस, उसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा। अब दोस्तों, मेरे को एक बात बताओ सर, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन तो समझ गए, पर ये बताओ यहाँ पे जो एंड वर्ड है, सुनने में आया था इस पे कुछ गेम होता है। हाँ सर, यहाँ पे जो वर्ड एंड लिखा हुआ है, दिस इज इट लिखा एंड है, पर इसको पढ़ा जाएगा और कंप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। सर, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए इस एंड को और पढ़ेंगे, क्यों? समझना सर, पहले एंड पढ़ के समझते हैं क्या होता रिविजन में। चलो समझते हैं क्या होता अगर एंड लिखा होता तो क्या होता। सर, आप कह रहे हो एक कंपनी जो इंडिया के बाहर है, उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और उसका साथ साथ में क्या होना चाहिए? बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए।
और मान लो सर किसी का प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं, पर फिर भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कि आपका अलीबाबा है। अलीबाबा क्या करता है, इंडिया के बाहर ही माल बेचता है, पर अगर इंडिया से ऑर्डर करो ना तो अलीबाबा इंडिया माल भेज देता है। तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के बाहर है, पर फिर भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में तो हो रहा है। तो ये हमारे लिए फॉरेन कंपनी हो गया ना, ये हमारे लिए फॉरेन कंपनी हो गया। पर अगर आप इसको एंड पढ़ते तो लॉ क्या बोलता है, प्लेस ऑफ बिजनेस हो है और उसमें बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, पर इसमें तो प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है ना। तो इसीलिए हमने बोला भैया ये जो एंड है ना, इससे हमारे लॉ का पर्पस डिफीट हो रहा है। तो ये लिखा एंड है, पर इसको हम और पढ़ेंगे। सर एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, आपके पहले पॉइंट में मैंने आपको क्लैरिफाई करके लिखा है कि एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन है अगर आपका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं भी होगा और आप फिर भी अगर किसी भी तरीके से बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो ना, तो उसको फॉरेन कंपनी मान लिया जाएगा, कोई लोड ही नहीं है, लोड स्पेस ही नहीं है। अरे समझे क्या तुम मेरी बात? हाँ जी सर। उसके बाद मेरे को ये बताओ सर, क्या हर कंपनी 2 क्लॉज 11 वाली जो 2 क्लॉज 20 वाली जो कंपनी होती है, क्या वो 2 क्लॉज 42 वाली फॉरेन कंपनी बनती है? नहीं सर, 2 क्लॉज 20 वाली जो कंपनी है, इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर दिस एक्ट। और 2 क्लॉज 42 वाली जो कंपनी है, इट इज अ फॉरेन कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सर क्या हर फॉरेन कंपनी जो है, क्या वो 2 क्लॉज 11 वाली बॉडी कॉर्पोरेट होती है? हाँ सर, हर फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। और फॉरेन कंपनी कहां पे इनकॉर्पोरेट होती है? आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होती है। तो ये बात ध्यान रखना सर, प्लीज मेरी बात ध्यान रखना। अब आप लोग, आपको एक बात बता दूं सर, फॉरेन कंपनी जब भी इंडिया में आती है, जब आप फॉरेन कंपनी सोचो तो मान के चलो नेटफ्लिक्स, या फिर आप मान के चलो आपका माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट अगर इंडिया आ रखी है तो उसको, वो चाहे इंडिया में कहीं पे भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोल ले, पर उसको अपना पूरा का पूरा डीलिंग कौन से आरओसी के साथ करना पड़ेगा पता है? न्यू दिल्ली के रजिस्ट्रार के पास। न्यू दिल्ली के रजिस्ट्रार के पास। सर क्या आप मेरे को बता सकते हो, अगर माइक्रोसॉफ्ट आया और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, पहला और इकलौता ऑफिस किधर डाला? वेस्ट बंगाल में। दीदी के शहर में डाला, बोले वेस्ट बंगाल में हम क्या करेंगे, हम वेस्ट बंगाल में अपना ऑफिस डालेंगे। तो क्या वेस्ट बंगाल में ऑफिस डालने के बाद उसको किसके साथ, जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग वगैरह करनी है, वो कौन से आरओसी के पास करेगा? क्योंकि आरओसी तो इंडिया में 25 है, तो कौन से आरओसी के पास करेगा? सर मेरी बात ध्यान से सुनना, वो करेगा न्यू दिल्ली के आरओसी में। अरे सर पर वेस्ट बंगाल में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फिर भी जाना पड़ेगा न्यू दिल्ली के आरओसी में। सर आपको मेरी बात समझ में आई क्या? क्या लिखा है? रजिस्ट्रार विच हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द फॉरेन कंपनी शैल बी रजिस्ट्रार हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर न्यू दिल्ली आरओसी। सर उसके बाद एक बात बताओ, एक कंपनी है, एक कंपनी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। कंपनी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, उसके सारे के सारे कोर्ट के डिसीजंस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो कहां पे होते हैं? वो इंडिया में होते हैं। एक कंपनी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, जैसे कि टेस्ला। तो टेस्ला का जो इलॉन मस्क है, वो पूरी मीटिंग आके इंडिया में करता है, वो कहीं और नहीं करता है, इंडिया में आके मीटिंग करता है। और सर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया में, पर पूरा बिजनेस डिसीजन इंडिया से होता है। क्या वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी बन जाएगी? सर फॉरेन कंपनी नहीं बनेगी, मेरी बात सुनो। वो आपका टैक्स में डेफिनेशन होता है। अपन टैक्स में क्या पढ़ते हैं कि अगर एक कंपनी का पोयम इंडिया में सिचुएटेड है तब उसको रेसिडेंट मान लेंगे, पर यहां पे वैसा नहीं है। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इंडिया में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फर्क कब पड़ता है? जब इंडिया में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो और प्लेस ऑफ बिजनेस आपका यहाँ पे नहीं है, तो आप फिर फॉरेन कंपनी नहीं बन सकते। सर फॉरेन कंपनी बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, दैट यू हैव टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और यू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी इन एनी मैनर। सर आप समझे क्या मेरी बात? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं सर, मेरी बात सुनो। सर प्लेस ऑफ बिजनेस जब भी आप कहोगे ना कि इंडिया में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या शेयर ट्रांसफर ऑफिस और शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस आएगा? सर आप पूछोगे ये ऑफिसेस होते क्या है? जैसे पहले के जमाने में ना ऑनलाइन ऐसे शेयर्स नहीं बिकते थे, फिजिकली जाके बेचना पड़ता था, तो शेयर ट्रांसफर ऑफिस होते थे। तो अगर एक बाहर की कंपनी ने, मान लो टेस्ला ने, इंडिया में अगर एक शेयर ट्रांसफर ऑफिस खोला जहां पे यहां पे इंडिया के शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच सकते हैं, तो क्या उसको भी फॉरेन कंपनी माना जाएगा? द आंसर इज यस। लॉ ने क्लियरली लिखा है, प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर ट्रांसफर ऑफिस और शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस इंक्लूड होता है। सर अब उसके बाद क्या हुआ मेरे को बताओ। अगर एक कंपनी फॉरेन कंपनी नहीं है और इंडिया में बिजनेस ऐसे कर रही है जैसे कि वो फॉरेन कंपनी है। अगर मेरी नॉर्मल कंपनी थी, मैंने बोला, मैंने बनाया राधेश्याम लिमिटेड। अभी राधेश्याम लिमिटेड कंपनी पूरी पूरी इंडिया की कंपनी है, पर मैं ऐसे प्रिटेंड कर रहा हूं जैसे कि मैं फॉरेन कंपनी हूं, तो क्या होगा सर? सर मेरा ना इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा अंडर सेक्शन 210। सर ये 210 आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपके सीए फाइनल में आता है। पर 210 के अंदर आपका क्या हो जाएगा राजा? इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना। सर मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अब मेरी बात सुनो, आपको बात करनी पड़ेगी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में। सर प्लेस ऑफ बिजनेस में मैंने ये कहा कि आप खुद भी रख सकते हो,
इटसेल्फ भी हो सकता है और वाया एजेंट भी हो सकता है। सर देखो, वाया एजेंट की अगर बात करें मतलब क्या, अगर एक कंपनी ने यहाँ इंडिया में एजेंट बैठा रखे तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाता है। अभी प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली भी हो सकता है। क्या हो रहा है मेरे भाई? प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली भी हो सकता है, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। और प्लेस ऑफ बिजनेस जो है आपका इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, एक तो फिजिकली भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। सर फिजिकली मतलब प्रॉपर आपने ऑफिस ले रखा है, पर इलेक्ट्रॉनिकली मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिकली मतलब यहां पे लिखा हुआ है, इन्होंने 5 तरीके बताए सर। इलेक्ट्रॉनिकली मोड क्या होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड बोले तो मेरी बात सुनना सर। इफ यू आर कैरिंग आउट बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, वेदर और नॉट द मेन सर्वर इज इन इंडिया। सर इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कहीं ना कहीं सर्वर पे काम कर रहे हो, वो सर्वर इंडिया में है या उससे इंडिया के बाहर है, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये पांचों में से कोई भी बिजनेस कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली, तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में माना जाएगा। सर कौन से 5 बिजनेस है? 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। 1 2 3 4 5। सर वन क्या है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो सर, अगर आप B2B कर रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। सर अगर आप बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हो, अगर आप बिजनेस टू कस्टमर कर रहे हो ट्रांजैक्शन, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब सर आपको पता है, जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे उड़ान है जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेचता है, उस तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो। जैसे अलीबाबा है, अलीबाबा इंडिया में बड़े बड़े बिजनेसेस को बेचता है। दूसरा, अगर आप B2C ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे अमेजॉन हो गया, अमेजॉन अगर B2C ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए? इलेक्ट्रॉनिक मोड बन जाएगा। डेटा इंटरचेंज और अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन, आप डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन करते हो, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, आपका अमेजॉन प्राइम, ये सब क्या है? डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन है। उसके बाद सर अगर आप क्या कर रहे हो, ऑफर करते हो या एक्सेप्ट करते हो डिपॉजिट्स और सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटीज इन इंडिया और फ्रॉम इंडियन सिटीजन। सर अगर आप इंडिया में आके अपने डिपॉजिट्स से के नाम पे पैसा उठा रहे हो या अपने सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, तो भी आप क्या बन जाओगे? आप हमारे लिए फॉरेन कंपनी बन जाओगे। तीसरा सर, फॉलोइंग सर्विसेज, अगर आप फाइनेंशियल सेटलमेंट करवाते हो, जैसे कि सर आपने पेपाल सुना होगा, रेजर पे जैसे इंडिया में, वैसे पेपाल है फाइनेंशियल सेटलमेंट। दूसरा, वेब बेस्ड मार्केटिंग करवाते हो, गूगल एडवर्टाइजमेंट। सर अगर आप एडवाइजरी एंड ट्रांजैक्शनल सर्विसेज करवाते हो और आप डेटाबेस सर्विसेज और सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हो, सर ये सारे सर्विसेज अगर आप करते हो ना, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड माना जाएगा। सर 3 पॉइंट है, 3 को याद करो। पहला, B2B ट्रांजैक्शन, B2C ट्रांजैक्शन, अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन। दूसरा, इफ यू आर इनवाइटिंग और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटीज ऑफ फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप इंडियन लोगों से आप अपने पैसे उठा रहे हो डिपॉजिट या सिक्योरिटीज के नाम पे, तो वो कवर हो जाएगा। तीसरा दोस्तों, फॉलोइंग सर्विसेज आते हैं जिसमें 4 चीजें 5 चीज आएगी। पहला, फाइनेंशियल सेटलमेंट, वेब बेस्ड मार्केटिंग, एडवाइजरी एंड ट्रांजैक्शनल सर्विसेज। जैसे कि क्या सर, मान लो अगर जी BCG करके एक फर्म है, एडवाइजिंग कंसल्टिंग फर्म है, सर अगर वो क्या करती है, आपको वहां बैठे बैठे इंडिया में सर्विस दे रही है, तो उसको भी फॉरेन कंपनी माना जाएगा। डेटाबेस सर्विसेज और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सर ये सारे सर्विसेज आपके किस में आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मोड में। और लास्ट में सर, टेली मार्केटिंग, टेलीकम्यूटिंग, टेलीमेडिसिन एंड एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च। टेली मार्केटिंग मतलब फोन में कॉल करके आप माल बेचते हो कि भैया ये लो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आज के दिन का सेल है, उसको टेली मार्केटिंग कहते हैं। सर टेलीमेडिसिन मतलब क्या? ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन। एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च क्या हो गया? सर आपको पता है यूडेमी फ्यूडेमी करके ऐप्स आते थे बहुत सारे, जहां पे आप ऑनलाइन पढ़ाई करते थे। तो सर इस तरह की सारी चीजें जो है, ये सारे के सारे ऑनलाइन सर्विसेज जो है, ये आप अगर दे रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो इसको माना जाएगा प्लेस ऑफ बिजनेस वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड। एंड ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन वाया ईमेल, सोशल मीडिया और मोबाइल, आप इनसे रिलेटेड कोई भी डेटा कम्युनिकेशन भी करते हो, कहां से? ईमेल, सोशल मीडिया, मोबाइल से, तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक मोड माना जाएगा। मतलब 5 मोड है सर इलेक्ट्रॉनिक मोड के। सर ये पांचों आपको याद करने होंगे, एग्जाम में आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये याद करना है आपको कि सर्वर इंडिया में हो या इंडिया में ना हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वेदर मेन सर्वर इज इन इंडिया और नॉट। 5 चीजें सर। सबसे पहला क्या बोला? B2B B2C डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन, B2B B2C DSC डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन, DST। दूसरा मैंने क्या बोला सर? दूसरा मैंने बोला अगर आप डिपॉजिट्स या सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो। तीसरा, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसमें फाइनेंशियल सेटलमेंट, वेब बेस्ड एडवर्टाइजमेंट, डेटा इंटरचेंज और उसके अलावा आपका एडवाइजरी एंड ट्रांजैक्शनल सर्विसेज, ये सारी चीजें थी सर। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज में आप 4 कर रहे हो, टेलीकम्यूटिंग, टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन और उसके अलावा एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च। एंड फिफ्थ, ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन वाया ईमेल, सोशल मीडिया, फोन, कुछ भी, वो सबको हम क्या माना जाएंगे सर? वो सबको क्या माना जाएगा? आपका फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया माना जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस इन इंडिया माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया माना जाएगा। पर एक बात सुनना सर, अगर आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो और आप उसको कहां पे लिस्ट करवा रहे हो, पता है? IFSC में।
तो इट विल नॉट बी कंस्ट्रूड एज एन इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर फॉरेन कंपनी। मतलब सर आईएफएससी मतलब क्या? सर आईएफएससी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। आप लोगों को पता होगा हमारे गुजरात में एक गिफ्ट सिटी करके है, वो इंडिया में होके भी इंडिया के बाहर का हिस्सा है। वो इंडिया का है पर इंडिया का नहीं माना जाता है। अब सर अगर एक कंपनी है, मान लो टेस्ला, टेस्ला ने आया आईएफएससी में और आईएफएससी में अपने आप को लिस्ट करवा करके उसने अगर सिक्योरिटीज इशू की, तो इसके वजह से उसको फॉरेन कंपनी नहीं माना जाएगा, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि आईएफएससी को हम इंडिया नहीं मानते सर। फॉर द पर्पज ऑफ लॉ आईएफएससी को इंडिया हम नहीं मानेंगे। सर समझे क्या तुम मेरी बात? कृतिका तिवारी के अलावा कोई समझ रहा है क्या रजा? हाँ। चलो आगे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या कहा सर मैंने? उसके बाद आपका असल में चैप्टर शुरू होता है। अभी तक तो 242 का डेफिनेशन पढ़ रहे थे आप। असल में चैप्टर क्या कहता है सर? चैप्टर कहता है 379 से 393 तक जाता है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, शुरू के 3 सेक्शन बस संभाल लो, संभल जाएगा सर। 379 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार इस पे क्वेश्चन आ रहा है। ये कहता है फॉरेन कंपनी हो तो इस एक्ट में क्या होगा सर? 379 कहते हैं फॉरेन कंपनी हो तो 380 से 386 और 392 393 एप्लीकेबल हो जाएगा सर। मतलब यहां पे एक तरीके से 387 से 391 नॉट एप्लीकेबल है, पर ये सच नहीं है। पर सर क्या है आपका, इन्होंने कहा 380 से 386 तक, 392 393 ये सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे। मतलब 387 से 391 का क्या, थोड़ी देर में बताऊंगा। पर सर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अगर नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द फॉरेन कंपनी इज हेल्ड बाई वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, वन और मोर कंपनी और कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, या तीसरा वन और मोर सिटीजन और वन और मोर बॉडी कॉर्पोरेट टुगेदर, then such company shall be considered as that such company shall comply with the provision of this chapter in respect of its Indian business as if it were a company incorporated in India। सर ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, ले लो भैया। मेरी बात सुनो। सर अगर एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर की, जो ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर की है, जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब अगर एक फॉरेन कंपनी है सर, उस फॉरेन कंपनी में समझो 50% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल या तो इंडियन सिटीजन होल्ड करते हैं या इंडियन कंपनीज होल्ड करते हैं या दोनों मिला के होल्ड करते हैं, इंडियन सिटीजन और इंडियन कंपनी दोनों मिला के होल्ड करते हैं। तो उस केस में जो वो फॉरेन कंपनी है, उसका जो इंडियन बिजनेस है, उसको इस एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ेगा एज इफ इट वर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। मतलब जैसे कि एक नॉर्मल इंडियन कंपनी है वैसा कंप्लायंस करना पड़ेगा। सर सुनो, क्लासिक एग्जांपल आपका जैगवार लैंड रोवर। जैगवार लैंड रोवर में मैंने क्या कहा था, जेएलआर में आपका 100% शेयर होल्डर टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स अगर 100% शेयर होल्डर है, मतलब वो कौन से कैटेगरी में फॉल करता है? वेयर योर मोर देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय एन इंडियन कंपनी। इन सच केस जैगवार लैंड रोवर का जितना भी इंडियन बिजनेस है ना, जितना भी इंडियन ऑपरेशन है, उसको ऐसा कंप्लायंस करना पड़ेगा जैसे वो खुद एक इंडियन कंपनी है। तो उसको पूरे एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ेगा। सच कंपनी शेल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एज इफ इट वर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। सर ये लाइन आपको, ये लास्ट के जो 2 लाइन है ना, ये एज इट इज आपको याद करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको समझ में आएगा। सर अब मेरे को एक बात बताओ सर। सर मैं अगर मैं सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं अगर जा करके सिंगापुर गया, सिंगापुर में गया और सिंगापुर में क्या बेच रहा हूं? काजू बेच रहा हूं। सिंगापुर गया, मैं सिंगापुर में क्या बेच रहा हूं? काजू। अब सर मैं कौन हूं? इंडियन सिटीजन, दिल से पूरा हिंदुस्तानी हूं। और सिंगापुर में मैंने बनाई कंपनी। मैंने जो कंपनी सिंगापुर में बनाई वो फॉरेन कंपनी है कि इंडियन कंपनी है सर? सर मैंने जो कंपनी सिंगापुर में बनाई तो फॉरेन कंपनी है कि इंडियन कंपनी है? बोलो राजा। हाँ सर, कंपनी इंडियन है या फॉरेन है, उसका शेयर होल्डिंग से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका फर्क सिर्फ किससे पड़ रहा है? उसका फर्क सिर्फ इससे पड़ रहा है कि वो एक कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस किधर है, इनकॉर्पोरेट किधर हुआ है और प्लेस ऑफ बिजनेस किधर है। तो यहां पे जब आप एक फॉरेन कंपनी हो, अगर मैं जाके सिंगापुर में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं तो मैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कोई रोल नहीं प्ले करता। वो कंपनी फॉरेन, वो कंपनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया रहेगी, उसको इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। क्यों सर? वो काजू में कहां बेचता हूं? काजू में सिंगापुर में ही बेचता हूं, पर काजू में वही बाजू में बेचता हूं। पर काजू अगर मैं इंडिया लाके बेचने लग गया, तो इंडिया लाके बेचा ना, तो इंडिया में मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया, तब जाके मैं क्या बन जाऊंगा? फॉरेन कंपनी बन जाऊंगा। अरे समझे क्या? व्हाट मैटर्स इज वेयर आर यू इनकॉर्पोरेटेड। मैं सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड था, इंडिया में बिजनेस नहीं था, तो मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं, मैं फॉरेन कंपनी नहीं हूं। पर जब मैं इंडिया में आ गया, जब मैं इंडिया में आ गया, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस खोल लिया, तो मैं फॉरेन कंपनी बन जाऊंगा। सर जिनको नहीं समझा एक बार पीछे करके फिर से देख लेना, पर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, सेक्शन 380 का प्रोविजन शुरू होगा। रुक जाओ, मैं एक बार एसी चला लेता हूं। सुनो सर, क्या कहा? मेरी बात सुनो ध्यान से प्लीज। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लीज 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 दोस्तों।
सर सेक्शन नंबर 380 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 380 कहता है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो। सर इमेजिन करो ना, कौन सी कंपनी तुम चाहते हो इंडिया आए? सर तुम चाहते हो कि हैं? सर कौन सी कंपनी तुम चाहते हो इंडिया आए? अच्छी कंपनी में कौन सी कंपनी चाहते हो इंडिया आए, बताओ। सर अगर आप अच्छी कंपनी में मान लो चाहते हो कि टेस्ला इंडिया आए, टेस्ला अभी तक इंडिया नहीं आया है, मान लो तुम चाहते हो टेस्ला इंडिया आए, तो मेरी बात ध्यान से सुनना सर। अगर आप चाहते हो टेस्ला इंडिया आए, तो पहली बार जब टेस्ला आके इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस खोलेगा, कहां खोलेगा सर? मान लो वो महाराष्ट्र में कहां जाएगा? अपने मुंबई द फाइनेंस फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया में जाएगा। वो मुंबई में जाके जब अपना पहला प्लेस ऑफ बिजनेस खोलेगा, तो उसको क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे सर? उसको दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा आरओसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके। सर आप आरओसी के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे? ध्यान से सुनना राजा। आप आरओसी सबसे पहले कौन से आरओसी के पास जाओगे? याद रखना, आप न्यू दिल्ली वाले आरओसी के पास जाओगे। भले आप मुंबई में ऑफिस खोल रहे हो, फिर भी आपको जाना दिल्ली पड़ेगा। और दिल्ली में जाकर के आप क्या करोगे सर? आप वहां के आरओसी के पास जाओगे और आरओसी को डॉक्यूमेंट्स दोगे। विद इन 30 days ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यू विल हैव टू गिव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द आरओसी। सर देखो, 7 डॉक्यूमेंट आपको याद करने, मेरे साथ साथ पूरा पूरा याद करना है। सर पहला डॉक्यूमेंट आपका सर्टिफाइड चार्टर। सर हम मोए को, सॉरी, एमओए एओए को, हम एमओए एओए को क्या बोलते हैं? हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, चार्टर डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो वैसे ही आपका भी कोई चार्टर डॉक्यूमेंट होगा ना, वो चार्टर डॉक्यूमेंट जहां पे आप इनकॉर्पोरेट हुए थे, वहां का डॉक्यूमेंट होगा। वो डॉक्यूमेंट ले जाकर के किसको दे देना? वो डॉक्यूमेंट ले जाके आरओसी को दे देना। पर सर अगर वो इंग्लिश में नहीं है, वो मेरा कंपनी का इंग्लिश में नहीं है, उधर का रशियन लैंग्वेज में, तो भैया अगर रशियन है ना, तो तू उसको कन्वर्ट करवा इंग्लिश में, और इंग्लिश में कन्वर्ट करवाने के बाद एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन जो है वो आपको देना पड़ेगा। मतलब सबसे पहला मोई मोई, दूसरा सर आपका फुल एड्रेस दो ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया ऑफ द कंपनी, मतलब आपका कंपनी ओरिजिनली कहां पे? यूएस में, यूएस का एड्रेस दो। तीसरा फुल एड्रेस ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज डीम्ड टू बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। मान लो आप इंडिया में 4 प्लेस ऑफ बिजनेस खोल रहे हो, तो उसमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? उसका एड्रेस देना पड़ेगा। तो दो तो आपके एड्रेस हो गए सर, पहला आपका मोई, दूसरा आपका एड्रेस, तीसरा सर अपने सारे के सारे डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी का डिटेल दो। कौन सा डिटेल? नेम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेशनलिटी, पासपोर्ट, पैन नंबर, डिन नंबर, ये सारी चीजें आपको अपने डायरेक्टर और सेक्रेटरी के बारे में देना पड़ेगी। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज ये है सर, आपको इंडिया में ना, इंडिया में आपको अपना एक रिप्रेजेंटेटिव लाना पड़ेगा, जिसको क्या होगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑथराइज टू एक्सेप्ट नोटिसेस एंड अदर डॉक्यूमेंट सर्व्ड ऑन द कंपनी। अब सर टेस्ला का अगर इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो मान लो सर आपने पकड़ा मजनू भाई को, हमने बोला मजनू भाई आज से आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव, तो क्या काम होगा? अगर किसी को भी कोई नोटिस अगर टेस्ला को भेजना है ना, तो यहां से यूएस कुरियर कराने की जगह वो सीधा मजनू भाई को भेजेंगे, और मजनू भाई को भेजा यानी कि ये मान लिया जाएगा फॉरेन कंपनी को सर्व हो गया। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, इसका नाम क्या है? मजनू भाई, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद सर मेरी बात सुनो, आप आरओसी को ये बताओ कि आपने पहले इतिहास में, हिस्ट्री में इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस का ओपनिंग या क्लोजिंग किया था क्या? हैव यू ओपनड और क्लोज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इन अर्लियर ओकेजन्स? ये आपको बताना पड़ेगा। और लास्ट में बताओ कि मेरे जो डायरेक्टर्स है और जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, दे आर नॉट कन्विक्टेड और डीबार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और मैनेजमेंट देयर ऑफ। मतलब हमारे डायरेक्टर्स और हमारे जो लोग हैं, उनको कंपनी के प्रमोशन से, फॉर्मेशन से, मैनेजमेंट से टी पार नहीं किया है, कन्विक्ट नहीं किया है, मतलब वो कंपनी चला सकते हैं। और लास्ट में अदर प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन जो भी आपको बोला जाए। सर ध्यान से सुनो, इधर देखो, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, मैं वो लौंडा हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं। पर इसको क्या हुआ? तुमने बताया नहीं बैटरी लो है, स्विच ऑफ हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, मेरी आंखें तो तुमको दिखी रही है, वो देख लो जब तक ये चालू होता है। इधर देखो, आएगा आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तब तक तुम मेरे को देखो। हाँ सर इधर देखो, आ जाएगा। सुनो सर, क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि आपको 7 डॉक्यूमेंट देने, वो तो मैंने गायब कर दिया ताकि तुम बिना देखे बोलो। सर 7 डॉक्यूमेंट कौन से देने? मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो सर। 7 डॉक्यूमेंट क्या देने आपको? सबसे पहला मोई मोई, सर्टिफाइड मोई मोई, आपका जो भी एमओए एओए, पर अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसका सर्टिफाइड ट्रांसलेशन दो। दूसरा सर आपको क्या देना पड़ेगा? दूसरा डॉक्यूमेंट आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, फुल एड्रेस। कौन सा फुल एड्रेस सर? एक तो आपका जहां पे ओरिजिनल ऑफिस है वो एड्रेस दो, और दूसरा इंडिया में जो डीम्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका एड्रेस दो। उसके बाद आप क्या करोगे सर? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के बाद आपको तीसरे कैटेगरी में क्या लाना है? मेरी बात ध्यान से सुनो सर, आपको 2 एड्रेस हो जाने के बाद आप अपने डायरेक्टर्स का और उनके सारे सेक्रेटरीज का पूरा डिटेल दो। डिटेल में नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आधार नंबर, सब जो भी है। आधार नंबर होगा तो वो भी दे देना, पर पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे सर? उसके बाद 3 चीजें और देनी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव।
जो भी आपका इंडिया में पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, जो आपके बिहाफ में नोटिसेस रिसीव कर सकता है, उसका डिटेल दो, उसका एड्रेस दो। और उसके बाद सर अगर आपने इंडिया में पहले कोई प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन किया है या क्लोज किया है, तो उन इंस्टेंसेस के बारे में बताओ। क्या आपके डायरेक्टर जो है, क्या वो कन्विक्टेड है फ्रॉम प्रमोशन और फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, उसके बारे में बताओ। एंड सर अदर प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी सर, बतानी पड़ेगी। सर क्या आप मेरे को बता सकते हो कितने दिन के अंदर बताओगे? Within how many days will you have to share these information? सर ये इन्फॉर्मेशन जो है आप शेयर करोगे कितने दिन के अंदर? 30 days ऑफ इन ऑफ द फर्स्ट प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे ही आपने इंडिया बिजनेस बना लिया, उसके 30 days के अंदर शेयर करोगे। कौन से वाले आरओसी के साथ? बोलो राजा, कौन से वाले आरओसी के साथ आप शेयर करोगे इसको? न्यू दिल्ली वाले आरओसी के साथ। ये मैंने छुपा दिया था, अब ये लो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर। सर क्या कहा इसके बाद? मैंने ये कहा कि ये सारे पॉइंट्स तो हो गए, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब सर ये सब डॉक्यूमेंट जो मैं सबमिट करूंगा, ये सबमिट कौन से फॉर्म में करूंगा? सर आपको लेके जाना पड़ेगा एक फॉर्म FC1। क्या फॉर्म लेके जाओगे आप? फॉर्म FC1। दिख रहा है ना आपको? अच्छा मैंने ऑफ कर रखा है, रुक जाओ। हाँ, आगे आगे। सर आप कौन सा फॉर्म लेके जाओगे? आप लेके जाओगे फॉर्म FC1। सर आप FC1 फॉर्म लेके जाओगे और FC1 में आप क्या करोगे? सबमिट कर दोगे। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना सर। FC1 फॉर्म में आप सारा का सारा डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट कर दोगे। बस सर कल को अगर कोई डिटेल चेंज हो गया, क्या डिटेल चेंज हो गया सर? मान लो कि ये डायरेक्टर्स का लिस्ट था, डायरेक्टर्स ने अपना अपना जेंडर भी लिखा था, किसी का जेंडर चेंज हो गया, मान लो चेंज हो गया सर। तो चेंज हो गया तो आरओसी को तो बताना पड़ेगा सर। आरओसी तो अपनी पड़ोस वाली आंटी है, उनको करना है चुगली, तो आरओसी को बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने बनाया फॉर्म FC2, जिसमें आप कोई भी ऑल्ट्रेशन अगर होगा तो आप उसको इन्फॉर्म करोगे आरओसी को। ऑल्ट्रेशन इन्फॉर्म होंगे FC2 में। FC1 में आपका ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जाएगा, FC2 में ऑल्ट्रेशन इन्फॉर्म होंगे। तीसरा सर मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप FC1 में ये सारी चीजें भेज रहे हो, जब भी आप इतनी सारी चीजें FC1 में भेज रहे हो, तो उसके ऊपर एक और चीज आपको अटैच करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन टू बी सपोर्टेड विद एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ आरबीआई अंडर फेमा एंड अप्रूवल ऑफ अदर रेगुलेटर्स इफ रिक्वायर्ड। और दूसरा, डिक्लेरेशन फ्रॉम एआर दैट नो सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। सर दो चीजें आपको देनी पड़ सकती है। आपको या तो क्या देना पड़ेगा? सर आप इंडिया में आके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, इंडिया के उनसे नहीं पूछोगे, फाइनेंशियल पप्पा से। कौन? आरबीआई। सर आरबीआई से पूछना पड़ेगा। तो आपने अगर आरबीआई का अप्रूवल ले लिया है या किसी और रेगुलेटर का अप्रूवल लेना था, वो अप्रूवल ले लिया है, तो वो अप्रूवल डाल देना उसके ऊपर। पर अगर अप्रूवल नहीं दिया है, नहीं लिया है, तो हमको ना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से एक चीज लिखवा के दो। इंडिया में जो मजनू भाई बैठे हैं वो लिख के देगा कि हमारी कंपनी को कोई भी आरबीआई या सेबी का अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ये दोनों में से कुछ भी होगा, और आप इसको अपने FC1 के साथ रखोगे। सर फर्ज करो ये मेरा FC1 है, फर्ज करो ये FC1 है, मैं जो देने जा रहा हूं सर, जब मैं FC1 देने जाऊंगा ना, तो इसके ऊपर ये अटेस्टेशन में ये दोनों चीजें आएगी। सर उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है, उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस अगर बंद हो जाते हैं, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस बंद हो जाते हैं, तो सर प्लेस ऑफ बिजनेस बंद हो जाते हैं ना, सबसे पहले आरओसी को बताना तुरंत कि मेरा इंडिया में बिजनेस बंद हो गया है। पर दोस्तों अगर मान लो आपके इंडिया में सारे प्लेस ऑफ बिजनेस बंद हो गए, जैसे कि हार्ली डेविडसन है, हार्ली डेविडसन ने अपने सारे आउटलेट्स बंद करके चला गया, अगर तो अगर सारे डिविजन्स बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको कंप्लाइंसेस भी नहीं करने पड़ेंगे, आपको कोई और कंप्लाइंसेस नहीं करने पड़ेंगे। शर्त ये है कि आपका कोई भी और प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं बचा है। सर ये क्या हो गया? ये आपके एडिशनल पॉइंट्स हो गए और आपका सेक्शन 380 हो गया। सर मैं अपने नॉर्मल स्पीड से रिलेटिवली थोड़ा स्लो चल रहा हूं, क्योंकि ये रिवीजन है, पर ये नया चैप्टर का रिवीजन है जो आप जीवन में पहली बार पढ़ रहे हो। पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, एक बार सीधे होकर के बैठो, फुल अटेंशन के साथ पढ़ो, सारी चीजें दिमाग में जाएगी, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं। ऐसा हो सकता है बोल दो कि ये पढ़ लो, पर मैं ये भी समझा रहा हूं, तो प्लीज राजा पढ़ लो, कसम से बहुत फायदा हो जाएगा। मेरे को सर एक बार लाइव चैट पे बताओ फटाफट, सबके सब बोलेंगे सर, 100% लोग बोलेंगे समझ आ रहा है क्या? 100% लोग बोलेंगे समझ आ रहा है क्या? जल्दी सर। हाँ जी। चलो सर आगे बढ़ते हैं, फिर मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा सर। इसके बाद आता है आप लोगों का सेक्शन नंबर 381। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। क्या कहता है ये 381? सर ये 381 क्या कहता है? मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनोगे? मेरी बात सुनो।
सीए एस्पिरत कहते ऐड नहीं आना चाहिए। एक बात बताओ तुमको यूट्यूब की, मेरे को अगर ऐड नहीं भी चलाऊ ना तो भी तुमको ऐड आएगा, क्योंकि वो तुमको तुम्हारा प्रीमियम बेचना चाहता है। तो ऐड नहीं आने के लिए तुमको 120 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मेरे को मत बोलो मेरे एड्स ऑफ है। मेरी बात सुनो राजा। सर मेरी बात सुनो, क्या कहा मैंने ये कहा कि 381 कहता है आपके फॉरेन कंपनी के बारे में। इधर सुनो मेरी बात ध्यान से। सर 381 कहते हैं फॉरेन कंपनी को अपना बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना पड़ेगा। सर बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना पड़ेगा, क्या बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना पड़ेगा, इधर ध्यान से सुनो, ठीक है। बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना पड़ेगा। सर बैलेंस शीट और पीएनएल में आप क्या बनाओगे, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर। आपको बोला गया है कि हर कैलेंडर ईयर फॉरेन कंपनी को, यानी कि टेस्ला, जिसने अभी अभी मजनू भाई के थ्रू इंडिया में बिजनेस खोला, टेस्ला विल मेक बैलेंस शीट और पीएनएल एंड डिलीवर अ कॉपी टू आरओसी। आपको आरओसी को एक कॉपी देनी पड़ेगी, और उसके बाद अगर इंग्लिश में नहीं है वो कॉपी, मतलब मान लो आपने बैलेंस शीट पीएनएल बनाया पर वो बैलेंस शीट पीएनएल इंग्लिश में नहीं है, तो आपको सर्टिफाइड ट्रांसलेशन देना पड़ेगा। सर ये लाइन आप 4-5 बार पढ़ोगे कि आपको सर्टिफाइड ट्रांसलेशन पहले आपने पढ़ा मोए मोए का, अगर मोए मोए का सर्टिफाइड ट्रांसलेशन नहीं है तो वो करो। अभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देख रहे हो, फिर उसके बाद सर लास्ट में ये भी कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आपके एमसीक्यू में दिखेगा, क्या कि सर अगर एक फॉरेन कंपनी जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज रहा है तो साथ के साथ आरओसी को एक और चीज भेजेगा, लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड एज ऑन बैलेंस शीट डेट। आप अपना लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस भेजोगे इन फॉर्म FC3। आपको FC3 में क्या करना पड़ेगा, ये भी आप भेजोगे। सर आप अपना लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब आप आरओसी को बताओ, ओए आरओसी मेरे को ये बता तेरा बिजनेस किधर किधर है। आप आरओसी को बताओगे क्या मेरा बिजनेस कोलकाता में है, मेरा बिजनेस दिल्ली में है, मेरा बिजनेस मुंबई में है, तो आरओसी को पता चलेगा। आरओसी बोलेगा अरे पिछले बार तेरा बिजनेस गुवाहाटी में भी था ना। आप बोलोगे नहीं सर इस बार हमने बंद कर दिया। तो आपको एक अपडेटेड लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस देना पड़ेगा जब आप क्या कर रहे हो, जब आप आरओसी के पास जा रहे हो। ये FC3 हो गया। सर FC1 क्या था, FC1 में आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देते थे, FC2 में ऑल्ट्रेशन, FC3 में आप क्या दे रहे हो, प्लेस ऑफ बिजनेस का लिस्ट दे रहे हो बैलेंस शीट और पीएनएल के साथ। और बैलेंस शीट और पीएनएल किसको दोगे, न्यू दिल्ली के आरओसी को दोगे। अब दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर जब आप ये दोगे ना तो आप अपना बुक्स कैसे बनाओगे, आप बनाओगे शेड्यूल 3 के हिसाब से। यू विल मेक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3। और उसके बाद सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, सर आपके चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए ना वो सारे अटैच करने। मतलब मोए मोए भाई इन्होंने बोला पहले कि तू फॉरेन कंट्री है, हाँ तू चिंता मत कर, 380 381 382 करके ऐसे तेरे को 8-10 सेक्शन लगाएंगे। तो इधर इन्होंने क्या बोल दिया, चैप्टर 9 तेरे को पूरा एप्लीकेबल है। तो तेरे को डॉक्यूमेंट्स जो भी चैप्टर 9 में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना वो सारे अटैच करने पड़ेंगे। उसके बाद सर आपको सब CFS भी बनाना पड़ सकता है, और CFS भी सबमिट करो। अगर इंग्लिश में नहीं है तो वापस ट्रांसलेट करो, पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जमा करना पड़ेगा। और उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये वाला, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ 3 और चीजें देनी पड़ेगी। पहला स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो अपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट दे रहे हो। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एंड तीसरा स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड। सर स्टेटमेंट ऑफ रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड इंक्लूडिंग डिविडेंड। सर 3 चीजें। पहला आपने क्या दिया, आरपीटी, मतलब आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आरपीटी यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। दूसरा मेरी बात ध्यान से सुनना, सर आपने दिया स्टेटमेंट ऑफ रीपैट्रिएशन। सर रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या, इंडिया में मैं कमाया, इंडिया में आके मैं कमाया और मैं कमा के उसको ऐसा पकड़ के मैं इंडिया के बाहर ले जा रहा हूं, तो मैं अपना ही पैसा इंडिया के बाहर रीपैट्रिएट कर रहा हूं। पर सर तीसरा हो गया ट्रांसफर। सर ट्रांसफर और रीपैट्रिएट में फर्क क्या है, ट्रांसफर मतलब एक कंपनी अपना ही पैसा कंपनी इंडिया के बाहर लेके जा रही है, अपने पास ही रखा हुआ है, इंडिया के बाहर लेके जा रही है। पर सर ट्रांसफर में क्या होता है पता है, कंपनी अपना पैसा अपने पास नहीं रख रही है, डिविडेंड बांट रही है जैसे कि, तो कंपनी का पैसा किसके पास जाएगा, शेयर होल्डर के पास, और शेयर होल्डर इंडिया के बाहर है। तो अगर उस तरह का ट्रांसफर भी कर रहे हो ना तो वो भी स्टेटमेंट दो। तो 3 स्टेटमेंट सर याद कर लो, आरपीटी, रीपैट्रिएशन, ट्रांसफर, आरपीटी, रीपैट्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ फंड, ये तीनों का आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और सर सुनो, आप कब तक डिलीवर करोगे, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आरओसी के पास कब डिलीवर करोगे, साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर। और सर ये 6 महीने का टाइमलाइन जो है ना, आरओसी चाहे तो 3 महीने तक बढ़ा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब टोटल क्या, टोटल 9 महीने के अंदर आपको डिलीवर करना पड़ेगा। सर आप मेरी बात समझ रहे हो। उसके बाद इन्होंने हद कर दी और ये कह दिया ऑडिट ऑफ बुक्स का भी प्रोविजन लगेगा, मतलब ऑडिट ऑफ बुक्स भी होगा भाई, सीए और अ फर्म और एन एलएलपी ऑफ सीए। और उसमें चैप्टर 10 जो है वो पूरा एप्लीकेबल होगा। हद हो गई भाई, चैप्टर 9 और 10 तो तूने एप्लीकेबल कर ही दिया, उसके बाद तू क्या एग्जामेशन दे रहा है मेरे को।
वरुण कह रहे हैं सर रीपैट्रिएशन और री रेमिटेंस में क्या फर्क है राजा? रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, रेमिटेंस किसी भी चीज का होता है। रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। रीपैट्रिएशन मतलब कहीं से भी कमाया इंडिया लेके आ रहे हो या कहीं से इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो। सर रीपैट्रिएशन और रेमिटेंस आपके अभी के लेवल पे सेम है। जब अपन फेमा पढ़ेंगे तो आगे लगेगा तो डिस्कशन कर लेंगे। अभी के लिए मेरी बात समझो सर, ये आपका बैलेंस शीट पीएनएल का कोई दम नहीं है इस सेक्शन में। दम में बस आपको सिर्फ इतना याद करना है, बैलेंस शीट और पीएनएल जब आरओसी को दोगे तो FC3 में प्लेस ऑफ बिजनेस भी दे देना, कितने कितने एक्टिव है, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाओगे, ये बड़ी बात है। उसके बाद इन्होंने बोला चैप्टर 10 भी लगेगा, चैप्टर 9 भी लगेगा। सर चैप्टर उसके अलावा 3 चीजें अटैच करना, स्टेटमेंट ऑफ आरपीटी, स्टेटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड, जिसमें आप अपने डिविडेंड्स को भी, डिविडेंड का भी डिटेल इंक्लूड करना। 6 महीने के अंदर दे देना, लगे तो 3 महीने का एक्सटेंशन दे देना। उसके बाद सर इन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रखा है एनुअल रिटर्न के बारे में। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, एनुअल रिटर्न का क्या है, मेरी बात मेरी एकदम ध्यान से सुनना सर। एनुअल रिटर्न मतलब साल में एक रिटर्न भरोगे आप, कब? इन द फॉर्म FC4। कितने दिन के अंदर? साल खत्म होते के 60 दिन के अंदर टू आरओसी, जिसमें आप सारे डिटेल्स दोगे। सर ये एनुअल रिटर्न भी एक पॉइंट है जो आपके आईसीआई मॉड्यूल में नहीं डाला था इन्होंने, पर सीधा एग्जाम में पूछा था इन्होंने। तो एनुअल रिटर्न मतलब साल खत्म होते के 60 डेज के अंदर, मान लो आपका साल खत्म हुआ 31 मार्च को, तो उसका 60 डेज यानी कि 31 मई तक आपको एनुअल रिटर्न FC4 में जमा करना पड़ेगा। तो FC4 क्या हो गया सर? FC4 क्या हो गया? आपका एनुअल रिटर्न हो गया। ये 4 फॉर्म आपके हो गए। आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। सेक्शन 382 से लेके कुछ भी नहीं है 386 तक। 382 क्या कहते हैं भैया? तुम अगर एक फॉरेन कंपनी हो ना, चिल्ला चिल्ला के हर जगह बता दो फॉरेन कंपनी हो, कहां का चिल्लाई सर? या तो आप अपने सारे प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर बताओ, सारे ऑफिसेस के बाहर, और तुम अपने बिजनेस लेटर हेड्स, बिल हेड्स, इनवॉइसेस हर जगह लिखो। मतलब एक तो ऑफिसेस के बाहर और दूसरा अपने सारे डॉक्यूमेंट में। सर क्या क्या लिखोगे? आपको 3 चीजें लिखनी है। पहला, आपकी कंपनी का नाम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड स्टेट वेदर द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। आप ये बताओ आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है? को ये बताना पड़ेगा मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। और सर ये कौन से लैंग्वेज में लिखोगे? देखो सर, ऑफिस के बाहर जब लगा रहे हो तब तो इंग्लिश और वहां का वर्नाक्युलर लैंग्वेज दोनों लिख सकते हो। ऑफिस के बाहर जब लगा रहे हो तो इंग्लिश और वर्नाक्युलर लैंग्वेज दोनों भी चलेगा। पर दोस्तों जब आप लेटर हेड्स, इनवॉइसेस में डाल रहे हो ना, तो दो दो लैंग्वेज में इतना सब नहीं लिख सकते, इसलिए यहां पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, दूसरा लोकल लैंग्वेज कुछ नहीं आएगा। दूसरा लोकल लैंग्वेज कुछ नहीं आएगा सर, उस सेक्शन में दम ही नहीं है। सर इंपॉर्टेंट है आपका सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। मेरी बात ध्यान से सुनना, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। मेरे को एक बात बताओ सर, मेरे को, मैं आरओसी हूं, मेरे को टेस्ला को कोई नोटिस भेजना है, मैं यूएस नहीं भेजना चाहता, मैं क्या करूं? सर यूएस नहीं भेजना चाहते ना, देन यू एड्रेस इट टू द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। आप अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में है, मजरू भाई, उनको एड्रेस कर दो और उनको प्रॉपरली डिलीवर कर दो। तो प्रॉपरली डिलीवर कैसे करें? या तो भाई हैंड डिलीवर कर दो, पोस्ट भेज दो, या उनके ईमेल एड्रेस पे भेज दो, जैसे भी भेज दो, तुम उनको एक बार डिलीवर कर दोगे ना, किनको? मजरू भाई को, तो आपने फॉरेन कंपनी को नोटिस सर्व कर दिया, ऐसा मान लिया जाएगा। क्या लिखा है सर? एनी नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन फॉरेन कंपनी shall be deemed to be served if addressed to the authorized representative of foreign company and left at, या तो तुमने उसके ऑफिस में छोड़ दिया, या सेंड बाई पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड एट सच एड्रेस। आपने उस एड्रेस पे छुड़वा दिया, आपने उस एड्रेस पे पोस्ट कर दिया या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दिया, तो क्या माना जाएगा? आपने प्रॉपर नोटिस कंपनी में सर्व कर दिया। इसलिए तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। याद करो, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु इज केपेबल ऑफ रिसीविंग नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो अगर आरओसी को नोटिस भेज रहे हैं तो इस तरीके से भेजेगा। अरे समझे क्या तुम? हाँ सर, लेफ्ट एट, सेंड बाई पोस्ट और उसके बाद ई मोड। सर उसके बाद मैंने कहा 384 इनका चूना मार के जाता है। सर ये चूना लगा गया, क्या बोलते हैं? 384 कहते हैं अरे सुन तो, एक ही सेक्शन तेरे को अप्लाई होगा, पर यहां हमने लिखा और क्या क्या अप्लाई होगा। सर सेक्शन 71 वाला डिबेंचर का प्रोविजन अप्लाई होगा, 92 का एनुअल रिटर्न और 135 का सीएसआर भी तो अप्लाई होगा तेरे को। इंडिया से कमा रहा है, खर्च करना पड़ेगा सीएसआर का। 128 अप्लाई होगा तेरे को, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप्लाई होगा। चैप्टर 6 अप्लाई हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, और चैप्टर 14 अप्लाई हो जाएगा, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। हमारे सिलेबस का नहीं है, पर चैप्टर 14 भी अप्लाई हो जाएगा। सब तो एप्लीकेबल कर दिया यार। उसके आगे सर बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की। मेरी बात सुनो ध्यान से सर, आपके पास अगर एडिशन 3 है तो ये थोड़ा सा आपके नोट्स में आपको मॉडिफाइड मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको कहीं और मिलेगा, पर फिर भी मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोग एक बार रोक करके इसको अपने नोट्स में स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस रीशफल किया कि क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन था, उसकी वजह से मैंने रीशफल किया। मेरी बात ध्यान से सुनना। 386 क्या कहता है सर? 386 सबसे पहले तो ये कहता है प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर ट्रांसफर ऑफिस और शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस आते हैं। सर डेजा चोर है, कहीं तो हमने पढ़ा था, अबे ये एक चैप्टर में पढ़ा था, कितना फीफो हो रहा है? लोगों का फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमारा फीफो होता है फर्स्ट इन फास्टेस्ट आउट।
जितनी जल्दी घुसता है उतनी जल्दी निकल जाता है भाई। सर प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब शेयर ट्रांसफर ऑफिस और शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस दोनों आता है। अब सर मेरी बात ध्यान से सुनना, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन मतलब क्या? आपने इतनी जगह पढ़ा कि सर्टिफाइड ट्रांसलेशन। सर सर्टिफाइड मतलब क्या? सर्टिफाइड मतलब ट्रू एंड करेक्ट कॉपी। सर जैसे कि मान लो मैंने आधार कार्ड लिया, ओरिजिनल आधार कार्ड, और उसका फोटो कॉपी मारा, उस फोटोकॉपी को सर्टिफाई करेगा कोई, इसका क्या मतलब है कि वो लिखेगा कि हाँ भाई ये आधार कार्ड का ट्रू कॉपी है और ये करेक्ट कॉपी है, तो जिंदा कॉपी वेरीफाइड है, मतलब ये कॉपी है पर ये ओरिजिनल का काम करेगा अगर ये सर्टिफाइड हो तो। पर सर मेरे को बताओ सर्टिफाई आप किस चीज को करते हो? ट्रांसलेशन को। मान लो लिखा था रशियन में, आपने कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में, अब आप उसको सर्टिफाई कर रहे हो। पर सवाल ये होता है सर्टिफिकेशन करेगा कौन? कौन है जो साइन करेगा? सर देखो ट्रांसलेशन जो आप कर रहे हो ना, पहले तो समझो ट्रांसलेशन इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया के बाहर भी हो सकता है। अब सवाल ये है उस ट्रांसलेशन को सर्टिफाई कौन करेगा? सर अगर ट्रांसलेशन इंडिया में हुआ है तो बात अलग है, ट्रांसलेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है तो बात अलग है। सर अगर इंडिया में ट्रांसलेशन हुआ है, मतलब इंडिया के किसी बंदे ने ट्रांसलेट किया, तो सर्टिफाई कौन करेगा? सर कोई भी एडवोकेट या जज ऑफ ए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज करेगा, या फिर affidavit of a competent person who in the opinion of registrar has adequate knowledge of both the language। क्या कहा मैंने? सर या तो आप कैसे सर्टिफाई कर सकते हो? एक एफिडेविट के थ्रू। एफिडेविट मतलब एक पेपर में लिख के देगा। कौन लिख के देगा? सर कोई भी एक ऐसा इंसान जो आरओसी के ओपिनियन में दोनों लैंग्वेज का नॉलेज रखता है। जैसे कि अगर मान लो कौन है, जैसे कि मान लो अगर राजेश है, राजेश अगर क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, राजेश अगर क्या करता है रजिस्ट्रार के ओपिनियन में, राजेश को इंग्लिश भी आती है और एक बार वो रशिया गया था तो रशियन भी आती है, तो उस केस में रजिस्ट्रार आपको अलाउ कर देगा और आप उसको सर्टिफाई कर सकते हो। मतलब दो लोग सर, हाई कोर्ट का कोई भी एडवोकेट अटर्नी जज है, या जज नहीं सॉरी, हाई कोर्ट का कोई भी एडवोकेट अटर्नी है, और दूसरा या तो रजिस्ट्रार के ओपिनियन में कोई भी बंदा है जिसको दोनों लैंग्वेज आता है, वो दोनों भी क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेशन को सर्टिफाई कर सकते हैं। अरे इमेजिन करो, आरओसी बैठ के थोड़ी चेक करेगा कि तूने ट्रांसलेशन सही किया है क्या, तूने ट्रांसलेशन सही किया है क्या, किसी और को चेक करना पड़ेगा ना। तो भैया उस केस में जो भी चेक करेगा वो कौन कौन सर्टिफाई करेगा? या तो हाई कोर्ट का कोई अटर्नी या फिर एडवोकेट, इंसान जो रजिस्ट्रार के ओपिनियन में क्या रखता है, दोनों नॉलेज का एडिक्वेट, दोनों लैंग्वेज का एडिक्वेट नॉलेज रखता है। सर आप मेरी बात समझेगा, ये हो गया तब जब ट्रांसलेशन इंडिया के अंदर हो रहे हैं। अगर ट्रांसलेशन इंडिया के बाहर होगा तो क्या होगा सर? अगर ट्रांसलेशन इंडिया के बाहर होगा तो इसको कौन ऑथेंटिकेट करेगा? पहला, एन ऑफिशियल हैविंग कस्टडी ऑफ द ओरिजिनल। जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का कस्टडी है ना, वही या तो ऑथेंटिकेट कर सकता है, या दूसरा सर नोटरी ऑफ द कंपनी, जहां पे बाहर वाली कंपनी है, वहां का बाहर वाली कंट्री है, वहां की नोटरी भी ऑथेंटिकेट कर सकता है। मतलब जिसके पास ओरिजिनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कस्टडी है वो, या नोटरी, ये दोनों लोग क्या कर सकते हैं? सर्टिफाई। सर ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे। सर इंडिया में है, सुनो बस इतना से सुनो, इंडिया में ट्रांसलेशन हो रहा है तो हाईकोर्ट का एडवोकेट कोई भी इंसान जो रजिस्टर के ओपिनियन में दोनों लैंग्वेज का नॉलेज रखते हैं। पर अगर आप इंडिया के बाहर ट्रांसलेट करवा रहे हो तो उस केस में जिसके पास उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कस्टडी है, और दूसरा जो नोटरी है, वो दोनों में से कोई भी क्या कर सकता है? सर्टिफाई कर सकता है। सर समझे क्या? समझे क्या? हाँ सर। ओके। सर अब मेरे को एक बात बताओ, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया फॉरेन कंपनी को 380 से 386 लगेगा, और उसके बाद 392 लगेगा और 393 लगेगा। पर सर 387 से 391 का क्या? सर वहां पे ना ये नहीं लगा है कि फॉरेन कंपनी को लगेगा, ये 387 से 391 लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट को लगेगा। सारे बॉडी कॉर्पोरेट को, चाहे इंडिया में उनका, अगर देखो भैया अगर इंडिया में बिजनेस होता है तो आप फॉरेन कंपनी बन जाते हो, अगर इंडिया में बिजनेस नहीं है तो आप बॉडी कॉर्पोरेट बन जाते हो। मेरे को बताओ, एक सिंपल से सवाल का जवाब दो, अगर ये प्रोविजन बॉडी कॉर्पोरेट को अप्लाई होता है तो क्या ये प्रोविजन इनडायरेक्टली फॉरेन कंपनी को भी अप्लाई हो जाता है? ऑफ कोर्स सर। सर प्लीज रिमेंबर, ऑल फॉरेन कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट आर नॉट फॉरेन कंपनी। अगर कोई चीज बॉडी कॉर्पोरेट को अप्लाई होती है तो वो फॉरेन कंपनी को भी अप्लाई होगी, पर कोई चीज अगर फॉरेन कंपनी को अप्लाई होती है तो जरूरी नहीं है सारे बॉडी कॉर्पोरेट को अप्लाई हो। जैसे कि समझो सर, आपका टेस्ला हो गया और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सर ये दोनों क्या है? ये दोनों भी क्या है? दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है, पर माइक्रोसॉफ्ट का प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, तो उस वजह से ये फॉरेन कंपनी भी बन जाती है। अगर आप कोई प्रोविजन सिर्फ फॉरेन कंपनी को लगाओगे तो वो इन दोनों का, ये वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को अप्लाई होगा, क्योंकि टेस्ला इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, बिकॉज टेस्ला का इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है।
पर सर अगर आप कोई प्रोविजन बॉडी कॉर्पोरेट्स को लगाओगे तो प्लेस ऑफ बिजनेस हो या ना हो वो सारे लोगों को अप्लाई कर जाएगा। अरे आप मेरी बात समझे क्या? डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस सर। ये क्या हो गया? ये हो गया आप लोगों का प्रोविजन। आपको समझना पड़ेगा कि अब 387 से जो 391 है ना वो इनडायरेक्टली आपके बॉडी कॉर्पोरेट को भी अप्लाई करता है। 387 से 391 कहता है ये बॉडी कॉर्पोरेट को अप्लाई करता है, यानी कि फॉरेन कंपनी को भी अप्लाई करेगा। अब लॉजिकली सोचो सर, कुछ भी नहीं है ये 387 से 391 समझने के लिए ना आपको बस चैप्टर 3 याद होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस चैप्टर का पूरा रिपीटिशन है। हम अभी क्या बात करेंगे पता है? अगर इंडिया के बाहर की कोई कंपनी आके इंडिया से पैसे उठाना चाहे, इंडिया की बाहर की कोई कंपनी आके इंडिया से पैसा उठाना चाहे तो वो क्या लेगा सर? क्या देगा? प्रोस्पेक्टस। अब सर मान लो अगर बाहर की कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस देने आई है तो क्या होगा? आप प्रोस्पेक्टस नहीं दे सकते अनलेस सच प्रोस्पेक्टस इज डेटेड और साइंड। जब तक उसमें क्या नहीं आ जाता? डेट और साइन नहीं आ जाता। देयर शुड बी अ डेट, देयर शुड बी अ साइन। प्रोस्पेक्टस शुड बी डेटेड और साइन। अरे हमको सेक्शन 26 पता है भाई, prospectus should be dated and signed। दूसरा सर, सच prospectus shall contain particulars with respect to following matters। उसमें 5 चीजें डालोगे आप। सबसे पहला, इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, मोए मोए आप अपने चार्टर डॉक्यूमेंट्स दो। दूसरा सर, इनैक्टमेंट अंडर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। जैसे सर इंडिया में तो आप कंपनीज एक्ट में बनते हो, इनैक्टमेंट क्या है? कंपनीज एक्ट। वैसे आप यूएस में कौन से एक्ट के अंदर बनते हो? वो इनैक्टमेंट दो हमको, मतलब उसकी कॉपी दो हमको। तीसरा, हमको एड्रेस बताओ जहां ये दोनों चीजें हम क्या कर सकते हैं, हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का ट्रांसलेशन इंस्पेक्ट कर सकते हैं। चौथा बताओ, डेट एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किधर हुए थे, कहां हुए थे, कब हुए थे। और उसके बाद लास्ट में अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस दे दो। सर लास्ट लाइन क्या कहता है कि अगर इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दे दो। मतलब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं भी होगा तो भी ये प्रोविजन लगेगा। क्यों? क्योंकि तू इंडिया से आके पैसा ले रहा है भाई, तो प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है ना, तो मैं बताऊंगा प्रोस्पेक्टस में क्या कंप्लाइंस करना पड़ेगा। सबसे पहला, इट शुड बी डेटेड इन साइन। दूसरा, उसमें 5 डॉक्यूमेंट अटैच करोगे। पहला सर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, दूसरा एन इनैक्टमेंट अंडर विच यू आर इनकॉर्पोरेटेड, तीसरा एड्रेस जहां ये ऊपर दोनों की चीजें इंस्पेक्ट हो सकती है, चौथा डेट एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किधर का इनकॉर्पोरेट हुआ, पांचवा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस। सर ये पांचों चीजें दोगे, पर मेरी बात ध्यान से सुनना। उसके बाद लिखा है मैटर्स टू बी स्टेटेड, जो सेक्शन 26 में मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस है, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। मतलब जो सेबी बोलता है आपको बताने के लिए, वो सारी चीजें भी आपको क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। मतलब तुम इंडिया आओगे ना तो हमारे तरीके से काम करना पड़ेगा। पर सर एक छोटा सा एक्सेप्शन दिया इन्होंने कि ये जो 3 पॉइंट है ना राजा, ये जो पहले के 3 पॉइंट है, पहले के 3 पॉइंट यानी कि कौन सा तुम्हारा एमओए एओए क्या है, तुम्हारा इनैक्टमेंट क्या है, कौन सा एड्रेस में इंस्पेक्शन हो सकता है, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए 2 साल से ज्यादा हो गया है। अगर नए नए ताजा ताजा कंपनी इंडिया के बाहर से इंडिया आके पैसा ले रहे हो तो हमको ये तीनों प्रोविजन, ये तीनों डॉक्यूमेंट लगेंगे। पर अगर तुमको इनकॉर्पोरेशन हुए 2 साल से ज्यादा हो चुका है तो आपको अपना इतना अस्तित्व प्रूव करना नहीं पड़ेगा, अपना एग्जिस्टेंस इतना प्रूव करना नहीं पड़ेगा। सर आप समझे मेरी बात? ये तीनों चीजें अप्लाई नहीं होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आपको 2 साल से ज्यादा हो गया है इनको बिजनेस शुरू किए। सर मेरी बात समझ गए? ये हो गया सर आपका पॉइंट नंबर 1। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। 3 ही पॉइंट लिखा था सर। पहला तो डेटेड एंड साइन होना चाहिए, दूसरे में लिखा था 5, दूसरे में लिखा था 5 अलग अलग क्या है, 5 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, और तीसरे में लिखा था सेक्शन 26 का कंप्लायंस करो। जो 5 डॉक्यूमेंट थे वो क्या था? पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, एक्ट जिसके अंदर इनैक्ट हुए हो, तीसरा सर एड्रेस जहां पे ये दोनों चीजें इंस्पेक्ट हो सकती है, चौथा डेट एंड नेम ऑफ कंट्री वेयर यू आर इनकॉर्पोरेटेड, एंड पांचवा सर अगर आपका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताओ। हर किसी के लिए ना शॉर्टकट मत बनाने लगना, एग्जाम में इतने शॉर्टकट्स याद नहीं आएंगे राजा। राजा एग्जाम में इतने शॉर्टकट्स याद नहीं आएंगे, तो हर किसी के लिए इतने शॉर्टकट्स मत बनाना। आगे सुनो सर मेरी बात। Compliance with conditions cannot be waived off on any ground। मतलब जो इतने सारे कंडीशंस आपको बोले वो किसी भी हालत में हम वेवर नहीं दे सकते, आपको किसी भी चीज से माफी नहीं दे सकते। तीसरा सर, आपको पता है प्रोस्पेक्टस चैप्टर से कि जब भी प्रोस्पेक्टस इशू होता है उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म इशू होता है। मैंने क्लास में आपको समझाया था सर, याद करो पीपी वाटरबॉल्स का आईपीओ। तो पीपी वाटरबॉल्स के आईपीओ में मैंने आपको समझाया था कि भैया हर प्रोस्पेक्टस के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है जिसमें आप अप्लाई करोगे। अब सर जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है ना उसमें वो इशू तभी करोगे जब सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग 2 कंडीशन, पहला सच एप्लीकेशन इज इशूड विद द प्रोस्पेक्टस जो इस चैप्टर के कंप्लायंस में है, और दूसरा सच इशू डज नॉट कॉन्ट्रावीन प्रोविजन ऑफ 388। सर 388 आप इसके बाद पढ़ोगे, पर आपके इशू में 388 का कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए। सर कुछ भी नहीं है 388, एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता है जो तुम प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो।
कि अगर मेरे प्रोस्पेक्टस में एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मेरे को लगता है किसी एक्सपर्ट ने दिया है, तो मेरे को एक्सपर्ट का रिटर्न कंसेंट चाहिए। वो रिटर्न कंसेंट विड्रॉ नहीं हुआ होना चाहिए, और एक स्टेटमेंट में अपने प्रोस्पेक्टस में डालूंगा कि एक्सपर्ट का रिटर्न कंसेंट आ गया और उसने विड्रॉ नहीं किया है, जाके वो एक्सपर्ट स्टेटमेंट वैलिड रहेगा। तो उसका कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म इशू कर सकते हो। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लगेगा अगर आप अंडर राइटिंग अग्रीमेंट के लिए प्रोस्पेक्टस दे रहे हो, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लगेगा। और लास्ट सर, सेक्शन 387 दो केस में अप्लाई नहीं होगा। पहला, वेयर द रिलेटिंग टू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग मेंबर और डिबेंचर होल्डर। आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर या डिबेंचर होल्डर को दे रहे हो, या फिर ऑफरिंग सिक्योरिटीज विच आर यूनिफॉर्म विद सिक्योरिटीज प्रीवियसली इशूड एंड ऑलरेडी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। सर ये सेम टू सेम पॉइंट ना आपका सेक्शन 26 में लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि आप अगर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रहे हो, या आप एग्जिस्टिंग शेयर्स न्यू शेयर होल्डर को दे रहे हो, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उसी को फिर से इशू कर रहे हो, तो उस केस में आपको ये चैप्टर का, ये सेक्शन का कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा। तो हमने बोला प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, फिर हमने बोला फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कब दोगे, प्रोस्पेक्टस के साथ दे देना, और 388 का ध्यान रख लेना। फिर हमने बोला अंडरराइटिंग अग्रीमेंट के केस में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लगेगा। फिर हमने बोला दो केसेस में आपको ये सेक्शन ही नहीं लगेगा। उसके बाद 388 क्या कहते हैं सर, 388 एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बात करता है, जो आपको पता है, जो मैंने अभी अभी बताया कि अगर प्रोस्पेक्टस में एक ऐसा स्टेटमेंट है जो लग रहा है कि एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है, देन सच वो तभी ऐड होगा, प्रोस्पेक्टस तभी सर्कुलेट होगा अगर उसने अपना रिटर्न कंसेंट दिया है, रिटर्न कंसेंट विड्रॉ नहीं किया है, और रिटर्न कंसेंट दिया है और विड्रॉ नहीं किया है, ऐसा एक स्टेटमेंट आपने अपने प्रोस्पेक्टस में डाल रखा है। सर सेक्शन 20 आपको, यू कैन नॉट बी नेग्लिजेंट ऑफ चैप्टर नंबर 3। आप ये नहीं बोल सकते मेरे को चैप्टर नंबर 3 नहीं आता, तो कैसे ये सब वापस थोड़ी समझेंगे सर। पर उसके बाद क्या लिखा है, स्टेटमेंट शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। आप प्रोस्पेक्टस में किसी चीज को इंक्लूड कब करते हो, जब आप उसको, इफ इट अपीयर्स ऑन द फेस देयर ऑफ, मतलब कहीं पे भी प्रोस्पेक्टस में ऊपर ऊपर अगर दिख जाता है ना, तो माना जाता है इट इज इंक्लूडेड। मतलब भाई ये मेरा प्रोस्पेक्टस है, इस प्रोस्पेक्टस में अगर लास्ट पेज में एकदम ना के बराबर अक्षर में मैंने कुछ लिख दिया, तो उसको इंक्लूडेड थोड़ी मानेंगे, नहीं सर। पर प्रोस्पेक्टस में ऑन द फेस ऑफ इट या कहीं पे भी ऊपर ऊपर में आपको दिख रहा है ना, तो माना जाएगा इंक्लूडेड है। मेरे प्रोस्पेक्टस में मान लो एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट इंक्लूड किया, ये एक्सपर्ट का स्टेटमेंट इंक्लूड करने के लिए मेरे को उसका रिटर्न कंसेंट लगेगा, और मेरे को ये इंश्योर होना करना पड़ेगा कि उसने विड्रॉ नहीं किया है। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सर एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट दिया और एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं किया, तब जाके वैलिड माना जाएगा। अरे समझ लगा है तुम क्या मैं क्या बोल रहा है। हाँ सर, अगर आपको ये रिवीजन पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आई ऑलवेज कीप टेलिंग यू, योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन एंड आई नीड दैट मोटिवेशन राइट नाउ। आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है, नहीं कि पसंद आ रहे नहीं, अगर हेल्पफुल है और यही मोटिवेशन के साथ आप चाहते हो मैं और भी वीडियोस लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना प्लीज। और हे भगवान, मेरी आपसे दुआ है, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है और जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा, भगवान प्लीज उसको लॉ में प्लीज 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 एग्जेम्पशन दिलवा देना, प्लीज प्लीज प्लीज। सर दुआ लगती है देखो, ठीक है। सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से सर, वैसे ही तुम लोग आगे ऑलरेडी इतने सारे लाइक्स कर चुके हैं सर, एक इस वीडियो का ना आतंकी टारगेट रखते हैं, देखते तुम लोग कर पाओगे क्या। इस वीडियो का आतंकी टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, क्या बोलते हो जाएगा? देखते हैं तुम ही लोग, तुम्हारे हवाले ये यूट्यूब साथियों, सुनो मेरी बात। सर क्या कहा मैंने, सर मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर ये 389 क्या कहता है, सर हम लोग बस क्लोज आ गए खत्म होने के। 389 कहता है, राजा मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आप कोई भी प्रोस्पेक्टस अगर इश्यू करना चाहते हो ना, और 4 कंडीशन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला सर, वो कॉपी हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी। आपको उस प्रोस्पेक्टस का, मान लो ये मेरा प्रोस्पेक्टस है, तो इसकी एक कॉपी पहले मेरे को भोग के नाम का आरओसी को चढ़ाना पड़ेगा। सर अब जब आप आरओसी को दे रहे हो, तो आरओसी को दोगे तब सर्टिफाइड होना चाहिए। सर सर्टिफाइड में कौन साइन करेगा? सर चेयरपर्सन साइन करेंगे एंड 2 डायरेक्टर्स एज अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। 2 डायरेक्टर साइन करेंगे सर, मतलब चेयरपर्सन भी साइन करेगा एंड 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। उसके बाद आप आरओसी को जमा करोगे। उसके बाद सर प्रोस्पेक्टस, उसके ऊपर लिखना कि इसकी एक कॉपी आरओसी को डिलीवर हो गई है। उसके बाद तीसरा सर, आपका अगर एक्सपर्ट कंसेंट है ना, तो एक्सपर्ट का कंसेंट भी आप प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करना। और चौथा जो डॉक्यूमेंट हम आपको बोलेंगे वो आप अटैच करना। मतलब 4 चीजें ध्यान में रखो सर। इश्यू करने के पहले आरओसी के पास जाओ, सर्टिफाइड लेके जाओ। सर्टिफाइड में आप क्या करोगे? चेयरपर्सन का सिग्नेचर और 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर, और उसके बाद रिटर्न कंसेंट ले लेना, एक्सपर्ट का कंसेंट भी अटैच कर लेना, और अदर डॉक्यूमेंट्स लेकर के चले जाना। पर दोस्तों इससे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, सर अदर डॉक्यूमेंट्स में मैं क्या लेके जाऊंगा?
अदर डॉक्यूमेंट्स में ये देखो सर, एक तो आपका एक्सपर्ट कंसेंट 388 वाला, ये तो रिपीट हो गया, ये तो ऊपर भी लिखा था एक्सपर्ट कंसेंट लेके जाना। उसके बाद सर कॉपी, यहां से ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और मेमोरेंडम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी ऑफ और मैनेजर। सर आपकी कंपनी में आपने मान लो रिलायंस मुकेश अंबानी को क्या बनाया एमडी, तो उसको अपॉइंट करने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ना, या अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होगा तो एक छोटा सा मेमोरेंडम बनाया होगा, दोनों में से जो भी है उसकी कॉपी दे कि तूने जब एमडी या मैनेजर को अपॉइंट किया तो तूने क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तीसरा सर कॉपी ऑफ ऑल द मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट्स इन द लास्ट 2 years नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर ये तीन बातें कर रहा है, एक तो कह रहा है सिर्फ पिछले 2 साल का चाहिए, दूसरा कह रहा है मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तीसरा कह रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन मीट होंगे ना तभी वो कॉन्ट्रैक्ट यहां पे जाने के लिए एलिजिबल होगा। सर 2 साल से पहले का है छोड़ दे, इमटीरियल है छोड़ दे, सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर उसके बाद मैंने क्या कहा, आप उसके बाद अंडरराइटिंग अग्रीमेंट लोगे, अंडरराइटिंग अग्रीमेंट भी आपको देना पड़ेगा, और लास्ट में सर कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इफ प्रोस्पेक्टस इज साइन बाय ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ डायरेक्टर्स। सर देखो प्रोस्पेक्टस को साइन कौन करता है, डायरेक्टर, पर डायरेक्टर ने साइन नहीं किया, किसी को अथॉरिटी दे दी कि भैया तू जाके साइन कर दे, तो इस एजेंट पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी लगेगी हमको, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। सर याद करो मेरे साथ, सबसे पहले तो एक्सपर्ट का कॉन्सेप्ट, दूसरा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, दो चीजों का, एक तो आपने अपने एमडी मैनेजर को अपॉइंट किया, और दूसरा जो भी आपके मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है पिछले 2 साल के अंदर जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है वो दोनों। उसके बाद सर मैंने कहा अंडरराइटिंग अग्रीमेंट की कॉपी दे देना, और आपने पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको दी है वो दे देना। सर इसको मैंने गंदा सा शॉर्टकट बनाया इक्वा, पर ये इसलिए ताकि ये सीक्वेंस में याद रह जाए आपको, इक्वा, एक्सपर्ट कंसेंट, कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद अंडरराइटिंग अग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। सर उसके बाद लास्ट में बात करते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट की। सर इसमें ना इन्होंने डालने को डाल तो दिया है, पर इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इन्होंने हर जगह लिखा आईडीआर 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 एज में भी प्रिस्क्राइब। आपको मैं बता दूं आईडीआर, एक ही आईडीआर आज तक इंडिया में आया सर, आपके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने इंडिया में बहुत साल पहले आके, आज से 12 साल पहले आके आईडीआर इशू किया था। वो भी उसको पैसे नहीं चाहिए थे, उसको चाहिए था मेरा थोड़ा सा बस प्रेजेंस होना चाहिए इंडिया में, पर सर वो एससीबी ने वो आईडीआर भी कुछ साल पहले कैंसिल कर दिया। तो इंडिया में आज के डेट में कोई भी इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट एक्टिव नहीं है। तो सर याद करो आपने बात करी थी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में, क्या होता है अगर जीडीआर इशू करना है, इंफोसिस जाएगा इंडिया के एक कस्टोडियन बैंक के पास, कस्टोडियन बैंक को बोलेगा भाई तू मेरे शेयर्स की कस्टडी रख ले, ये हम लोग डिस्कस करेंगे सर चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस में हो चुका है। इंडिया इंफोसिस बैंक के पास जाएगा, बोलेगा कस्टडी ले ले, और कस्टोडियन बैंक क्या बोलेगा, एक ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के पास जाएगा, जिसको बोलेगा ओए बैंक सुन मेरे पास शेयर्स गिरवी आ गए, तू एक काम कर वहां पे तू जीडीआर इशू कर दे वहां के लोकल लोगों को। सर दो बैंक को इन्वॉल्व हो रहे, एक तो इंडिया में कस्टोडियन बैंक और एक इंडिया के बाहर डिपॉजिटरी बैंक। सर ये इंडियन है करके इसको कहते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, और ये बाहर है करके इसको कहते हैं ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। पर इस तरीके से आप क्या करते हो, जीडीआर इंडिया के बाहर इशू करते हो, पर सर सिमिलरली आप आईडीआर इंडिया में कैसे इशू करते हो। मान लो टेस्ला को इंडिया में आईडीआर इशू करना है, तो टेस्ला जाएगा उसके डोमेस्टिक, सॉरी टेस्ला जाएगा ओवरसीज कस्टोडियन बैंक के पास। ओवरसीज क्यों, क्योंकि इंडिया के बाहर है, कस्टोडियन क्यों, क्योंकि वो अपने शेयर्स की कस्टडी देगा उस बैंक को। सर जब वो बैंक ओके करेगी तो इंडिया में जो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बैंक है वो क्या इशू करेगा, वो यहाँ के लोगों को नॉर्मल इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेगा। सर आपको पता होना चाहिए इनकी प्राइसेस इनके साथ साथ चलती है, मतलब जैसा शेयर का प्राइस बढ़ेगा कमेगा वैसा आईडीआर का प्राइस बढ़ेगा कमेगा, और वैसे ही कमाओगे आप। सर ये यहाँ पे देखो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक है, डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया में है, ओवरसीज मतलब जो इंडिया के बाहर है। सर यहाँ पे कस्टोडियन बैंक डोमेस्टिक है, डिपॉजिटरी बैंक ओवरसीज है। आईडीआर के केस में आपका डिपॉजिटरी बैंक डोमेस्टिक है और कस्टोडियन बैंक ओवरसीज है। सर बैठ के शांति से सोचोगे तो समझ आएगा, पर ये पॉइंट है सर। पर आईडीआर में इंडिया में इंडिया में कुछ नहीं है सर, आईडीआर में बस ये है आईडीआर इशू करना है, आरबीआई का अप्रूवल ले लेना, सेबी का अप्रूवल ले लेना, आपको ये बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 391 आता है, जितना मैंने समझाया आपके लिए बस इतना ही काफी है, ये याद रखना ओवरसीज कस्टोडियन क्या होता है, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी क्या होता है, आईडीआर आएगा तो ये लिख के चिपका के आ जाना। सर उसके बाद मेरी बात सुनो, 391 क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 एंड 36, 34 और 36 क्या कहते हैं, वाइंडिंग अप। सर वाइंडिंग अप का प्रोविजन एज इट इज अप्लाई हो जाएगा आपको, और आपकी कंपनी जो है वाइंडिंग अप हो सकती है। अब मेरी बात सुनना सर, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एज दे अप्लाई टू प्रोस्पेक्टस ऑफ इंडिया। सर सेक्शन 34 और से 36 तीनों लगेगा, मतलब आपका क्रिमिनल मिस स्टेटमेंट, सिविल लाइबिलिटी, सिविल मिस स्टेटमेंट, और उसके अलावा जो भी मिसलीडिंग मिस स्टेटमेंट था वो सारे प्रोविजन आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे जैसे एक इंडियन कंपनी को लगते हैं, मतलब झूठ मत बोलना प्रोस्पेक्टस में। सर लास्ट में मेरी बात सुनना, पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सर। फॉरेन कंपनी का पनिशमेंट क्या है
सर अगर आपने इस चैप्टर का कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया तो फॉरेन कंपनी को फाइन लगेगा 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए, और एडिशनल फाइन लगेगा हर दिन का 50,000 रुपया। डॉलर में कमा रहे हैं ना, तो हमने मिनिमम बेसिक फाइन लिखा कितना है, 1 लाख से 3 लाख, तो एक दिन का एडिशनल फाइन कितना है, 50,000 रुपया। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट अगर है तो उसको 25,000 से 5 लाख लगेगा। सर ये इकलौता कंपनीज एक्ट का पेनल्टी है जहां पे आप देखो ऑफिसर इन डिफॉल्ट को जो मैक्सिमम लग रहा है वो आपकी कंपनी के मैक्सिमम से ज्यादा है। मतलब वैसे तो आपने देखा है कंपनी को 5 लाख लगता है तो इंडिविजुअल को 1 लाख लगता है, पर यहाँ कंपनी को 3 लाख लग रहा है और इंडिविजुअल को 5 लाख लग रहा है। सर ये लिमिट एग्जाम में आएगा, तुम लिखवा लो, तुम याद ही नहीं कर रहे हो पर तुम लिखवा लो। सर फॉरेन कंपनी का 1 लाख से 3 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट का 25,000 से 5 लाख तक का क्या हो जाएगा, पेनल्टी हो जाएगा। सर मेरी बात समझे क्या? जेल जाने का कोई हिसाब है नहीं सर, जेल जाने का कोई हिसाब नहीं है सर। 393 भी इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं सर 393? मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज दोस्तों। 393 ये कहता है, राजा इधर देखो, 393 ये कहता है, प्लीज इधर मेरी बात ध्यान से सुनना। 393 ये कहता है सर अगर एक फॉरेन कंपनी है और उसने कॉन्ट्रावेंशन किया इस चैप्टर का और उसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, मेरे को बताओ सर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा क्या? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट पार्शियली वॉइड होगा। कैसे? सर जब आप कॉन्ट्रावेंशन करके बैठे हो ना तो आप एज ए फॉरेन कंपनी इस इंसान पे केस नहीं कर सकते, पर ये जो अदर पार्टी है ना ये आप पे बिंदास केस कर सकता है। आप वो उस दूसरे इंसान को कोई नहीं रोक रहा, रोक हम किसको रहे? सिर्फ आपको रोक रहे कि आप इंडिया के लीगल एक्शन नहीं ले सकते जब तक आप कंप्लाइंसेस ना कर दो। हाँ, पर जब एक बार आप कंप्लाइंस कर दो उसके बाद आप लीगल एक्शन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर यहां क्या लिखा है? कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शेल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इट्स लाइबिलिटी टू बी सूड इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ। ना तो वैलिडिटी इफेक्ट होगी, ना ही आपका ना ही आप पे केस करने से कोई रोक सकता है। बट company shall not be entitled to bring any suit or make any counterclaim against the other person unless the company has complied with the provision। मतलब जब तक तुम कंप्लाइंस नहीं कर देते तब तक तुम सामने वाले पे केस नहीं कर सकते, सामने वाला तुम्हारे पे केस करेगा। सर समझे मेरी बात? और लास्ट सेक्शन आपका आज के इस चैप्टर का सर 393 ए क्या कहता है राजा? 393 ए कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी को एग्जेम्पशन दे सकता है, वो चाहे तो किसी को एग्जेम्पशन दे सकता है। किस चीज से? इस चैप्टर की कंप्लाइंस से। और सर उसने अपने पावर को यूज करके, मेरी बात सुनना, उस पावर को यूज करके आईएफएससी को एग्जेम्पशन दिया भी है जो एससीजेड में सेटअप है। और ये एग्जेम्पशन आपने पढ़ लिया सर जब आपने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का डेफिनेशन पढ़ा कि भैया अगर आईएफएससी में आके आप अगर सिक्योरिटीज ऑफर करते हो तो उस केस में आपको प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं माना जाएगा, आप पे फालतू ये चैप्टर का प्रोविजन नहीं लगेगा। सर ये मेरे तरफ से जितना रिवीजन में हो सके राजा, जितना शॉर्टेस्ट टाइम में हो सके बट ये डिटेल्ड रिवीजन हो सके वो मैंने करवा दिया। 1 घंटे की वैल्यू है इसकी। 1 घंटे की वैल्यू क्यों है सर? क्योंकि 1 घंटा आप दे करके एग्जाम में 4 से 6 नंबर स्कोर कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रॉमिस मी दैट यू आर गोइंग टू रीड इट एंड फिनिश इट टुडे। सर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा जेन्युइनली जेन्युइनली, मेरे नोट्स जो है समरी नोट्स, इट इज प्राइस्ड वेरी रीजनेबली। मैं चाहता ना उसको 1,000 रुपए 1,500 रुपए रखता और लेने वाला बच्चा लेता ही लेता, बट इट इज वेरी प्राइस वेरी चीपली बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी एट एवरी होम। और आपको 2 किताबें मिलती है, समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक। ट्रस्ट मी इट इज योर अल्टीमेट सोल्यूशन टू क्लियर योर एग्जाम्स। सिर्फ 200 पेज में पूरा लॉ खत्म हो जाता है। जिनके पास अल्टीमेट सोल्यूशन है कमेंट पे जरूर बताओ अल्टीमेट सोल्यूशन है, और जिनके पास नहीं है तुम लोग फटाफट ले लो और फिर आके कमेंट में बताओ हाँ सर ले लिया। पर दोस्तों यू शुड हैव अ कॉपी ऑफ दिस, ट्रस्ट मी इट इज यू आर गोइंग टू लव इट फॉर श्योर। अब दोस्तों जाते जाते एक छोटा सा मैसेज बता देता हूं। कल रात को मेरे को 1:30 बजे, मैं आज सुबह ही देख रहा था टेलीग्राम में, एक बच्चे का मैसेज आया, सर मेरे को ना बहुत डिप्रेशन हो रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं? सर बहुत सारा प्रॉब्लम है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन इज अ वेरी हेवी वर्ड टू यूज, डू नॉट यूज इट वेरी लाइटली। मेरा मूड खराब है तो उसको हम डिप्रेशन नहीं बोलते। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन आपको अगर मतलब वो अलग ही स्टेज है, वो छोड़ दो, वो मेंटल कंडीशन है सर, अपने को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। पर अभी मेरी बात सुनो सर, आपको जो हो रहा है वो है एग्जाम का प्रेशर। जो एग्जाम का प्रेशर आपको हो रहा है वो दुनिया में जितने लोग भी सीए बनते हैं ना वो उसी जर्नी से जाते हैं। प्लीज याद रखना सीए बनने के ना 2 तरीके, एक तो मेहनत करके पढ़ाई करो, पर वो सिर्फ 50% है। बाकी 50% क्या है पता है? यहाँ का मेंटल गेम। मेंटल गेम जो आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है उसको संभालने को हम मेंटल गेम कहते हैं। बहुत सारे बच्चे सर पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, फेल हो जाते हैं वो मेंटल गेम में। मतलब वो अपने दिमाग को नहीं संभाल पाते कि जब मेरे को नहीं भटकना है तब मैं नहीं भटक रहा हूं,
जब मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए, जब मेरे को पढ़ना चाहिए तब मैं पढ़ रहा हूं। ये मेंटल गेम संभाल लो ना तुम, आधी जीवन जीत जाओगे तुम। सर बच्चा रात को फोन पे बात करता है अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, रख नहीं पाता है, बैन कर दो उनको। सर मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी ना सी इंटर में, मैंने अपने घर वालों को साफ साफ बोल दिया था मैं बहुत बिजी हूँ पढ़ाई में, मेरे को कॉल मत करना। और जब मैं अपने पापा मम्मी को बोल दिया कि आप मुझसे बात मत करना, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो मजाल है मैं दुनिया में किसी और से बात करूं। जब दो इंसान जिनको जेन्युइनली दुनिया में मेरे से फर्क पड़ता है, मेरे बारे में फर्क पड़ता है, जब वो मेरे को पूछ रहे हैं खाना खाया क्या, तो जेन्युइनली उनको फर्क पड़ता है, उनसे मैं बात करना अगर बंद कर दिया तो वो क्यों? ताकि उसके बाद मैं बाकी सारे लोगों से बात करना बंद कर दूं। क्योंकि मैं किसी से बात भी कर रहा हूं ना, मेरा दोस्त हम गप मार रहे, मेरे को गिल्ट आ रहा है कि यार तू घर पे बात नहीं कर रहा है, इनसे बात कर रहे, क्या नॉनसेंस है। तो दोस्तों, टेक सच स्टेप्स which is going to make sure that in the next coming days you only sit and study. Nothing else can help you get this degree. Only study and take care of your mental health. Be happy यार, be happy. आप मन में खुश रहोगे ना, आप अपने आप को ऑल इज वेल बोलोगे ना, जेन्युइनली ऑल इज वेल काम करता है। जस्ट से योरसेल्फ दैट एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। 10 दिन में एक दिन पढ़ाई नहीं हुई ना, अपने आप को ऐसे माफ कर देना। पर ऐसे माफ कब कर पाओगे पता है? जब दिल को पता है कि तूने कोशिश पूरी की पर नहीं हो सका, तब ना चुटकी में माफ कर दोगे। क्यों माफ नहीं कर पाते हो पता है? कहीं ना कहीं चोरी करी है, काम चोरी। वो काम चोरी बंद कर दो, योर मेंटल पीस विल कम बैक एट इट्स प्लेस। सो प्लीज बी वेरी डेस्परेट, डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन। कमेंट पे लिख के बताओ, सर आई एम गोइंग टू बी वेरी डेडिकेटेड, वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी डेस्परेट विथ माई स्टडीज एंड आई एम गोइंग टू नेल इट इन दिस अटेम्प्ट। या आप मेरे को कमेंट में बताओगे दैट आई विल गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको आते रहेंगे और आपको बहुत मदद मिलने वाली है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर। दिस इज योर सी बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।